नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खरी खरी। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो मायावती का जन्मदिन था और मायावती के जन्मदिन पर वो कुछ ना कुछ बड़ा करती हैं, बड़ा ऐलान करती हैं, जिसका इंतजार सबको था। सबको लग रहा था कि शायद इंडिया गठबंधन को लेकर वो कुछ बड़ा कह सकती हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा तो कहा, लेकिन एक तरह से उसको ना ही कह दिया। तो वो अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन से लेकर सब पर बरसी। अखिलेश को उन्होंने गिरगिट कहा, इंडिया गठबंधन को उन्होंने नो कहा और मोदी की अनाज स्कीम को उन्होंने गुलामी का टूल बता दिया। इस सब के बीच उन्होंने हर पार्टी को लगभग एक जैसा ही करार दिया, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। दोनों ही पार्टियों को उन्होंने सांप्रदायिक और सामंतवादी बताया और जातिवादी बताया। सबको इंतजार था कि मायावती आज कुछ बड़ा कर सकती हैं। मायावती ने जो फैसला लिया है कि वो किसी के साथ भी ना तो एनडीए और ना ही इंडिया का हिस्सा वो बनने जा रही हैं, बल्कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी 2024 का। क्या ये उनकी राजनीतिक भूल है या फिर उनको ये एक संजीवनी मिल सकती है? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर अगर मायावती को फिलहाल हम ये देखते हैं तो लगभग ये कहा जा रहा है कि राजनीति उनकी एक तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जब से उन्होंने कमान जो है वो संभाली है और सवाल ये उठ रहा था कि क्या वो राजनीतिक संन्यास लेने जा रही हैं, इन तमाम कयासों पर भी आज उन्होंने एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। और आज जब वो मीडिया से मुखातिब हो रही थी, मंदिर को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनविटेशन उनके पास आया है और वो वहां जा सकती हैं, लेकिन जब मस्जिद बनेगी तो तब भी वो वहां पर जाएंगी और एक तरह से बैलेंस करते हुए नजर आई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीबीआई और ईडी से डर गई है मायावती? क्योंकि कुछ दिन पहले जो मायावती के इंडिया गठबंधन को लेकर तेवर थे, वो लग रहा था कि सॉफ्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकती हुई नजर आ रही हैं। अकेले लड़ने का जो फैसला मायावती ने किया है, इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या फिर एनडीए को नुकसान होगा? क्योंकि अब तक बीएसपी की बात करें, मायावती की बात करें, तो एक तरह से बीजेपी के टूल की तरह वो काम करती हुई नजर आई हैं। जो फायदा है वो लगातार बीजेपी को पहुंचाती आई हैं। ये तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, तमाम जो जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, वो इसको सीधे तौर पर बताते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आप देख सकते हैं। अमलेंदु जी, स्वागत है आपका। और पॉलिटिकल एडिटर हमारे दीपक पाशपुर जी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत अमलिंदु जी मैं आपसे करना चाहूंगी। लग रहा था कुछ दिन पहले कि शायद वो इंडिया गठबंधन को लेकर थोड़ी सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं। क्या सीबीआई ईडी से फिर से उन्हें डरा दिया गया है? ये अकेले जो चुनाव लड़ने का फैसला है, ये कितना भारी पड़ सकता है मायावती को? देखिए बुशरा जी, अगर मायावती जी अकेले चुनाव में जाती हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए परिणाम 2024 के वही होंगे जो 2022 में उत्तर प्रदेश में उनके लिए परिणाम आए थे। अब ये उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है कि उनको अकेले जाना है या किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। एक तो आज उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी दल जो है उनके पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जो है वो राजनीति देखती हैं और अपनी मतलब कहा जाए कि अपना लाभ एक तरीके से देखती हैं। उन्होंने मतलब ये बात कही। अगर मायावती जी अपना लाभ भी देख रही हैं, तब भी उनको किसी न किसी गठबंधन के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले मायावती जी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा सकती हैं या फिर इंडिया गठबंधन को मदद पहुंचा सकती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि मायावती जी अकेले लड़के भी भाजपा को फायदा पहुंचा सकती हैं। मतलब आप भाजपा के साथ मिलकर लड़े तब तो भाजपा को फायदा पहुंचाएंगी ही, लेकिन अगर भाजपा से अलग होकर के लड़ती हैं और अकेले लड़ती हैं, तब भी फायदा वो भाजपा को पहुंचाएंगी। इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो लड़ती तो इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाती। अब ये उनकी समझ है और उनकी अपनी राजनीति है, जैसा कि उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, अपना तौर तरीका होता है काम करने का। उनकी पार्टी का भी अपना काम करने का एक तौर तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जी कुछ भी कहती हैं, लेकिन एक बात भी बहुत स्पष्ट रहती है कि वो जो मतलब करती हैं उसको कह के करती हैं। मतलब जैसे उन्होंने पिछले चुनाव में कह दिया था कि उनका लक्ष्य अखिलेश यादव को सरकार सत्ता में नहीं आने देना है, तो करके दिखाया उन्होंने। पहले ही कह दिया था कि हमारा लक्ष्य जो है अखिलेश यादव को नहीं आने देना है, तो वो करके दिखाया उन्होंने। आज भी अगर वो कह रही हैं तो आज भी वो मतलब एक तरीके से इशारा यही दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हैं। मतलब एक तरीके से अभी
समझ सकती हैं। हालाँकि पिछले दिनों आप जैसे आपने भी अपनी प्रस्तावना में कहा कि उन्होंने कहा था कि भई जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो उन्होंने एक इशारा दिया था कि शायद वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुक रही हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान को लेकर के उन्होंने कहा था कि भई कोई कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि बाद में फिर जो है वो शर्मिंदा होना पड़े। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने जो बात अखिलेश यादव के लिए कही थी, आज वो बात बहन जी को भी जो थी वो ध्यान रखनी चाहिए थी अखिलेश यादव के लिए गिरगिट का शब्द जो है इस्तेमाल करते समय। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा-सा बहन जी चूक गईं, और उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात जो थी वो बहन जी के साथ यहाँ पे लागू हो गई। लेकिन बुशरा जी, समझा जा सकता है कि आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अब जो सूचनाएँ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको फ़ोन करके बधाई दी थी। अब फ़ोन पे क्या कहा था, ये तो योगी जी के और मायावती जी के बीच है, क्या कहा योगी जी ने मायावती जी से, किन शब्दों में बधाई दी और किन इशारों में बधाई दी। लेकिन क्या उस फ़ोन का असर है ये कि बहन जी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये घोषणा की कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगी। मैं फिर कहूँगा कि उनकी अपनी रणनीति है, अपना फ़ायदा-नुकसान वो खुद देंगी, और उन्होंने कहा भी था, जैसे उनसे सवाल हम्म। पूछा गया कि भई आपका जो है वो मतलब एक तरीके से आप शून्य हो गई थी, आप दहाई से इकाई में आ गई आप विधानसभा हम्म। चुनाव में, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। तो ये तो ठीक है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं तय कर लें कि आपको जो उतार पे जाना है, चढ़ाव पे नहीं जाना है, तो फिर आपके लिए जीवन में फिर जो है वो चढ़ाव नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि ये फैसला करके बहन जी ने अपना उतार ही तय किया है, चढ़ाव की इसमें कोई संभावना नहीं है उनके अकेले लड़के चुनाव लड़के आने की। हालांकि उन्होंने चलते चलते ये कहा भी कि हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में हमें फायदा हो जाए, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पे जो है कोई भी राजनीतिक समीक्षक जो है ये स्वीकार नहीं कर सकता। उसमें बहन जी भी अपने अंतर्मन से ये स्वीकार नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग लड़के आज की परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा होने जा रहा है, किसी भी तरीके का नुकसान ही होगा। और मुझे लगता है बहन जी इस बात को समझ रही हैं, लेकिन अब ये देखना ये है कि अभी भी जो है बहन जी के बारे में कोई भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जा सकती कि बहन जी आखिरी समय पे भी बहुत चौंकाती हैं। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद और आचार संहिता लागू होने के बाद बहन जी क्या कहती हैं, बहन जी क्या करती हैं, इस पे भी बहुत जो नजर रखने की आवश्यकता होगी कि बहन जी किस तरफ पाला बदलती हैं या पाला नहीं बदलती हैं। बुशरा जी। जी बिल्कुल, अनसर्टेनिटी लगातार रहती है मायावती के पूरे वक्तव्य में। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा कि जो कहती करती हैं वो कहकर करती हैं। लेकिन दीपक जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक दाव अभी तो ये लग रहा है कि उल्टा ही पड़ सकता है, क्योंकि एक तरह से मायावती और बीएसपी अपने पूरे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सड़कों पर वो उतरना नहीं चाहती हैं, सड़कों पर उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं, मायावती खुद नजर नहीं आती हैं। वो एक तरह से लिखी लिखाई जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नोट होता है उसको समय समय पर आकर पढ़ देती हैं, बहुत होता है तो ट्वीट कर देती हैं। तो ये जो एक लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है, और खासतौर पर ऐसा जो 10 सालों में हमने देखा कि किस तरह से दलितों के ऊपर जिनकी वो और माइनॉरिटीज के ऊपर जिनकी लड़ाई लड़ने की वो बात कहती हैं, जिनकी सियासत वो करती हैं, उनके लिए भी कभी वो सड़कों पर उतरती हुई या उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर नहीं आए। तो आखिर ये जो दावे वो कर रही हैं कि अकेले लड़कर उनको फायदा होगा, ये दावे आखिर किस बिना पर वो कर रही हैं? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन होता ये है कि अस्तित्व की लड़ाई कभी सड़क पर उतरकर भी बचाई जाती है, कभी न उतरकर भी बचाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अपने आप को हाथ-पाँव सिमट कर बैठ जाना, इससे भी कई कई पार्टियाँ और कई नेता जो हैं अपना अस्तित्व जो है वो बचा के रखते हैं। मायावती आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बात 2 बातों पे मुहर लगा दी है, 2-3 बातों पर। पहली बात तो ये कि अब वो कोई बहुजन लोगों की वह कोई नेता नहीं रह गई है। सही बात तो ये है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, भारत में जो अनेक बहुजन या रिपब्लिकन पार्टी के नाम पे जो दल बने हैं, उन लोगों ने धीरे-धीरे जो है वो मनुवादी पार्टियों के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। वो चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे वो रामदास आठवले की पार्टी हो, ऐसे बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी हैं, कम से कम 16-17 अलग-अलग गुट हैं। 1 या 2 को आप छोड़ दीजिए, तो लगभग सारे जो है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शरण में जा चुके हैं। मायावती एक तरह से सीधे-सीधे उसमें गई नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका था। देखिए, सबसे बड़ा ठप्पा जो लेके जाएँगी अपने साथ मायावती, वो ये लेके जाएँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बी टीम बनकर रहीं। ये काशीराम जी के सपने से बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे अपेक्षित भी थी। एक वोटर होने के नाते, या एक तरह से कहें कि हम इस देश के उस नागरिक के होने के नाते जो हम चाहते हैं कि जो जहाँ एक समतामूलक समाज बने, जो बहुजन है वो मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में आए।
और उसके साथ जैसे उन्होंने ये भी कहा कि फ्री राशन बांटकर जो है वो मोदी और योगी जो है लोगों को गुलाम बना रहे हैं। फिर उन्होंने अपने 4 बार के कार्यकाल का ये भी वर्णन किया कि हमने सभी वर्गों के लिए काम किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इतिहास जो होता है या घटनाक्रम जो होता है या परिस्थितियां होती है वो आपसे कुछ निश्चित रूप से डिमांड करती है। जब आपको अपनी अपनी इच्छा को त्याग कर या बहुत सारी चीजों को परे हटकर आपको एक ऐसा निर्णय लेना रहता है जो पूरे के पूरे आपके समाज के हित में हो। चलिए मान लिया कि आप पूरे देश की ओर न देख रही हो, लेकिन आप जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करती हैं और जिसकी एक बड़ी नेता होने का दावा करती हैं, और वो है भी, ऐसा नहीं है, उनके उनके मतलब ताकत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आपके सामने एक बहुत सुनहरा मौका था कि आपको किसी न किसी पार्टी का जो है वो गठबंधन के साथ जाना था। अब सवाल ये है कि किसके साथ जाती। वर्तमान परिस्थितियां क्या बताती हैं? वर्तमान परिस्थितियां तो ये बताती हैं कि आपको बहुजनों के लिए लड़ना है, आपको माइनॉरिटीज के लिए लड़ना है, जिसकी आप नेत्री हैं। तो आपको इस समय जो गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था। मान लिया कि उत्तर प्रदेश में आपकी जो लड़ाई है वो सपा के साथ है, लेकिन आपको सपा से क्या लेना देना है? आप तो अपने वर्ग का हित देखिए। उन्हें अगर ये लगता है कि ऐसा करके वो ज्यादा सीटें ला सकती हैं लोकसभा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका ख्याल अब कितना सही है कितना गलत है तो समय के बाद बताएगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि वहां पर जो भी गठबंधन होगा, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस, सपा और रालोद ये मिलकर लड़ते हैं, तो केवल भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो मायावती के भी खिलाफ रहेंगे। मायावती को यह समझना होगा कि पहले आप स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे तो आपके खिलाफ 4 विपक्षी दल थे, आप बहुजनों के खिलाफ के वोट भी बट रहे थे, लेकिन इस समय तो है आप भी उसी में से शामिल हो गई। और ऐसा लगता है कि अब आपकी भी अपनी सीटें बचाना जो है बड़ा भारी हो जाएगा। निश्चित रूप से सीटें घट सकती हैं, लेकिन मायावती जी ने जो है एक तो साबित कर दिया और ये सिद्ध कर दिया, और उन्हें इस चीज का कोई लिहाज नहीं है कि चाहे लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहें। बी टीम आज फिर से वो साबित हो गई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोगों को मायावती से इसलिए बड़ी अपेक्षा थी कि जितने भी रिपब्लिकन या बहुजन समाज बहुजनों के जो सबसे बड़े नेता है उनमें से एक वो है। उनका आप देखिए कि पूरे जनाधार बड़ा विशाल है। वहां पर उत्तर प्रदेश में तो है ही है, बहुत सारे ऐसे राज्य, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में भी वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ भी पिछले 20 सालों से कभी न कभी इस बार की विधानसभा को अगर छोड़ दीजिए, हर बार बसपा का कोई ना कोई उम्मीदवार जीत के आता था। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी बसपा की उपस्थिति रहा करती थी, चाहे 1 हो या 2 हो, चुन के आया करते थे। लेकिन इस बार देखिए वो भी नहीं है। तो उसका कारण ये है कि अब खुद उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर आप कौन सी राजनीति में जा रहे हैं। आपके पास केवल एक ही राज्य है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। गठबंधन के पास तो, इंडिया गठबंधन के पास तो पूरा का पूरा देश है। अगर आप गठबंधन के साथ जाती तो आपके पास ये भी मौका था कि आप अपने जनाधार को जो है वो देश में और बढ़ा सकती थी, क्योंकि आपको एक पूरे के पूरे बाकी पार्टियों का भी एक तरह से समर्थन मिलता। जहां भी आपका उम्मीदवार गठबंधन के जरिए खड़ा होता, आपके 3 उम्मीदवार तो आपके सामने से हट जाते, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है जीतने के वो बढ़ जाते। अब ये सिंपल कैलकुलेशन मैं नहीं मानता कि उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें बिल्कुल पता होगा। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा और अमरेंदु जी ने कहा कि एक तरह से वो सीबीआई, ईडी इन चीजों के जो छापेमारी पूरे देश भर में देख रही है, तो ऐसा लगता है कि वो घबराई हुई है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम लिया है हो सकता है उनके व्यक्तिगत फायदे में है, उनका अपना अस्तित्व थोड़ा बहुत और बच जाए, उनकी राजनीति कुछ और लंबे समय तक चल जाए। लेकिन बहुजनों के लार्जर इंटरेस्ट में ये जो मामला है इसलिए नहीं है, क्योंकि आप जिन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं वो न्याय दिलाने के लिए आप कहती हैं, लेकिन आप घर में बैठी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके बहुत सारे सहयोगी दल पूरे का पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए 6700 किलोमीटर की यात्रा फिर से नाप रहे हैं। तो सामान्य बुद्धि का और सामान्य विवेक का भी अगर आप परिचय दें तो खुद तय कर सकती थी कि आपको किसके साथ जाना चाहिए था। निश्चित रूप से मदद पहुंचाएंगी एनडीए को वर्तमान कंडीशंस में। बाकी पता नहीं मायावती के अपने क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या वो इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि अपने खिलाफ 4 उम्मीदवारों को हरा दें। उन्हें शुभकामनाएं और जन्मदिन की शुभकामनाएं तो है ही उन्हें।
जी, और एक वक़्त हुआ करता था जब मायावती का जन्मदिन एक तरह का उत्सव हुआ करता था और कार्यकर्ता जितनी बड़ी तादाद में हुजूम जो है वो आया करता था। तो एक बड़ी बात हुआ करती थी जब मायावती का जन्मदिन होता था और कैसे उन्हें भेंट और वो तमाम चीज़ें मिलती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो पूरी तरीके से एक तरह से फीका ही उनका जन्मदिन वो नज़र आया। ना वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है, वो बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर कर लें, लेकिन अंदर खाने भी उनको पता है कि उनकी राजनीति जो है वो किस दोराहे पर आकर खड़ी हुई है। और ऐसे में भी अमलेंदु जी, ये साफ तौर पर लगता है कि मायावती स्ट्रगल नहीं करना चाहती हैं। सत्ता की मलाई उन्हें मिल जाए, लेकिन उस सत्ता की मलाई के लिए वो कोई भी संघर्ष करने के मूड में नहीं है। जब ये उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप सड़क पर उतरेंगी, तो उन्होंने कहा कि सबकी राजनीति करने का अलग-अलग ढंग और तरीका है। अब एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास मीडिया से लेकर तमाम जो एजेंसीज हैं, वो साम दाम दंडभेद की सियासत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, वो सब कुछ करती है। ऐसे में मायावती घर बैठकर सिर्फ टिकट बांटकर क्या उनको लगता है कि वो जीत हासिल कर लेंगी? क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पहाड़ नहीं मार रही हैं? और ऐसा करके आप आखिर कब तक सर्वाइव करेंगे? एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी फिर उनकी सियासत, अगर सिर्फ बी टीम बनकर रह जाएंगी तो। देखिए बुशरा जी, अब चूंकि बात छिड़ी है और इस पे बात आई है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि राजनीति का व्यवसायीकरण बहुजन समाज पार्टी ने ही शुरू किया इस देश में सबसे पहले। और सिद्धांतों विद्धांतों की बहुजन समाज पार्टी ने कभी कोई बात ही नहीं की। काशीराम जी तो खुल के कहते रहते थे कि वो अवसरवादी हैं, तो जहां अवसर मिलेगा वहां जाएंगे। तो इस मामले में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी जो करती हैं वो कहती हैं, यानी वो अवसरवादी हैं तो वो कहती भी हैं कि अवसरवादी हो। उसको उन्होंने मतलब पूरी बहुजन समाज पार्टी ने एक बार नहीं कई कई बार जो है इसको साबित किया है कि वो शुद्ध रूप से अवसरवादी है। तो ये अवसरवाद उनका बार बार निकल करके सामने आता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो संघर्ष बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किया। जब वो मूवमेंट की पार्टी कही जाती थी तब भी उसने कोई संघर्ष दलितों के लिए कुछ किया हो, ऐसा नहीं किया। उसने एक जाति की राजनीति की, जाति के आधार पर गोलबंदी की, उसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया। और भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करने वाली पार्टी अब साबित हो चुकी है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि बहन जी जो कह रही है कि हर पार्टी की अपनी राजनीति होती है, तौर तरीका होता है। निश्चित तौर पर हर पार्टी का अपना तौर तरीका होता है। बहन जी साथ में ये भी कह रही है कि वो कैडर वाली पार्टी है, लेकिन कोई भी कैडर वाली पार्टी जो है वो किसी भी गंभीर मसले पर जो देश के सामने समस्याएं हों उन पर खामोश नहीं बैठती और अपने कैडर को जो कोई ना कोई संदेश देती है, कैडर उसका रिएक्ट करता है। क्या बहन जी बता पाएंगी कि उनका कैडर, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की, उन्होंने बताया भी कि पूरे देश भर में जो जगह जगह छोटे छोटे स्तर पे उनके कैडर के कैंप चल रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, तो उस कैडर को क्या शिक्षा दी जा रही है? भाई आप कोई शिक्षा दे रहे होंगे ना, जब आप बता रहे हैं कि आप कैडर कैंप कर रहे हैं, तो उन कैडर कैंप में क्या शिक्षा दी जा रही है? क्या अवसरवाद की ही शिक्षा दी जा रही है, या ये बताया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जिन सपनों को लेकर ये बहुजन समाज पार्टी बनी थी, क्या आप जो है उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से काम करें? अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तो फिर वो रास्ता किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ का रास्ता नहीं हो सकता किसी भी हाल में। वो चाहे इफ आप कितने भी इफ बट लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी उसके लिए दलील दे दीजिए, लेकिन वो रास्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ का नहीं हो सकता। तो ये जिस तरीके से बहन जी इस समय राजनीति खुलकर के सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि वो जब से मैंने अपने भतीजे को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है, तब से चर्चा होने लगी है कि मैं संन्यास ले रही हूँ। तो मैं संन्यास नहीं ले रही हूँ, ये दुष्प्रचार किया है। ठीक है, आप संन्यास नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आखिर आगे चलकर रास्ता क्या होगा? एक पार्टी बनी है जिस मिशन के लिए बनी थी, जिस मिशन का नाम लेकर के बनी थी, और जिस मिशन के नाम पे आपने अपने साथ लोगों को जोड़ा था, उस मिशन का आखिर क्या हुआ? वो मिशन कहाँ तक पहुंचा? तो वो मिशन कहीं तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बहरहाल ये उनकी अब राजनीति के सवाल हैं कुल मिलाकर के। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा, मैं कहूंगा कि चूंकि मिशन से बहुजन समाज पार्टी भटकी और अवसरवाद की राजनीति में गई। आपने बात संगठन तो बनाया, आपने पार्टी तो बनाई थी मिशन के लिए, लेकिन आपने अपनाया शुद्ध तरीके से अवसरवाद। उसी की आज परिणति ये है कि आज मैं समझता हूँ कि जब से बहन जी राजनीति में आई हैं, उसके बाद से आज ये शायद पहला ऐसा जन्मदिन है कि जिस पर उनका जन्मदिन जो है वो बहुत सूखा सूखा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और आज वो बड़े बड़े जो उनको मालाएं पहनाई जाती थी और हार पहनाए जाते थे और गिफ्ट दिए जाते थे, वो आज कहीं भी उस तरीके से दिखाई नहीं पड़े। हालांकि उनका दफ्तर जो बहुत अच्छे तरीके से नीले रंग के झंडों से सजाया गया, लेकिन वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उनको उत्साह दिखाई पड़ता था और जिस तरीके से वो उनका जन्मदिन मनाया जाता था पूरे, खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश में, वो चीजें अब देखने को नहीं मिली। तो ये एक संकेत भी बहन जी के लिए हो सकता है कि बहन जी को जो है वो जमीन की सच्चाई समझनी चाहिए। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं, भविष्य में भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती हैं,
या आज वो घोषणा करती तो इसका एक दूसरा संदेश जा सकता था। बहरहाल फिलहाल उनकी राजनीति में फिर कहूंगा कि वो हमेशा चौंकाती हैं। वो आगे क्या चौंकाएंगी, एनडीए के साथ जाएंगी या इंडिया के साथ जाएंगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उनका ये कहना है कि वो अकेले लड़ेंगी, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाने वाली चीज होगी। इंडिया को नुकसान पहुंचता है नहीं पहुंचता है वो अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये मल्लिकार्जुन खड़गे अगर उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, कांग्रेस अगर लड़ा दे उनको कहीं से, तो फिर बहन जी के लिए फिर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचाना फिर बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि शायद अभी भी उनकी बातचीत कहीं ना कहीं जो हो रही, चूंकि एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि आपकी क्या इंडिया गठबंधन में किसी से कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उससे ही कहा कि आपको ज्यादा मालूम होगा। तो यानी अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर चीजें पक रही हैं जिसको बहन जी भी खोलना नहीं चाहती हैं। शायद ये हो सकता है उनकी अपनी रणनीति के हिसाब से ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इसी के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के चुनाव में जाती है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि बहन जी जब राजनीति करती हैं तो उनका है कि हम अपनी पार्टी का हित देखेंगे। उन्होंने कोई बात नहीं की कि राष्ट्र का हित देखना है, कि देश के सामने क्या समस्याएं हैं। ये राष्ट्र की समस्याएं और देश की समस्याएं जिनको करनी है वो करें। बहन जी के सामने ये चिंताएं नहीं है, बहन जी के सामने अपनी और अपनी पार्टी की चिंताएं हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया। इसके लिए बहन जी जो है वो बधाई की पात्र है बुशरा जी। जी, बिल्कुल। कम से कम उन्होंने खुलकर इसमें कोई लाग लपेट नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा कि वो देखती हैं, सिर्फ़ पार्टी का हित देखती हैं। राष्ट्र की और सबकी बात उन्होंने बिल्कुल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है। लेकिन क्या दीपक जी, इंतज़ार आखिरी लम्हे तक करना चाहिए? कभी भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि अगर हम मायावती को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पहले बीजेपी के साथ नहीं गई हैं, वो पहले जा चुकी हैं। तो अगर वो जाएं भी तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन अभी की और पहले की राजनीति में बहुत फर्क है। अभी जो इंडिया गठबंधन के नाम पर तमाम दल जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक तरह से अस्तित्व के लिए अपने इकट्ठा हुए हैं। उन्हें पता है कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये सबको पता है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। ऐसे में मायावती कहें ना मैं इधर की हूं ना उधर की हूं, मैं तो अकेले ही चलूंगी और अकेले ही सब कुछ हासिल कर लूंगी, वो तो फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आखिर में वो चौंका सकती हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ वो जा सकती हैं? हालांकि इससे पहले भी और आज भी वो बीजेपी और कांग्रेस को एक ही तरह से सामंतवादी, सांप्रदायिकवादी और जातिवादी वो आज भी उन्होंने बोला है। तो ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलती हैं। जी देखिए, सामान्य रूप से जब किसी व्यक्ति के पास दो विकल्प हो तो वो ये देखता है कि दोनों में किस में ज्यादा उसको लाभ है। लेकिन मायावती जी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है इतना खराब हो गया है कि वो ये देख रही हैं कि किसमें उनका अधिक नुकसान है, उस नुकसान में जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आप अभी हमने बात की कि वो देश और राष्ट्र की बात तो छोड़ दिए, मुझे तो लगता है कि वो अपने पार्टी के साथ भी खड़ी नहीं है। पार्टी जो है एक तरह से मान चुकी है, जिस तरीके से मोदी मान चुके हैं कि मैं कुछ भी करूं, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो भक्त हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे। लगभग वही स्थिति यहाँ पर मायावती के साथ है। मायावती को लगता है कि मैं जो भी करूं, देखिए वहां पर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई विचार विमर्श की ऐसी कोई बहुत ज्यादा एक तरह से परिपाटी रह गई है। यहाँ भी वही होता है जो मायावती कह देती हैं। उत्तराधिकारी इस उत्तराधिकारी इस तरीके से चुन लिया गया जैसे वो किसी सामंती व्यवस्था में जी रही हो, या कोई भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी चाहे दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, बाकायदे कुछ ना कुछ तो चुनाव कराती है, कोई नया अध्यक्ष चुनती है। आप तो उत्तराधिकारी इस प्रकार से सौंप के जा रहे हैं जैसे कोई आप जमींदार है या कोई सामंत है। मेरा इसीलिए कहना है कि मायावती अपने उन बहुजन के जो मूल्य हैं, काशीराम के जो मूल्य हैं, या हमारे पुराने जो लोग रहे हैं जिन्होंने बहुजनों के उत्थान की बातें सोची थी, उनके सशक्तिकरण की बात सोची थी, बाबा साहब अम्बेडकर का दिखाया जो रास्ता था, उससे वो पूरी तरीके से भटक गई है। वो पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। मुझे इससे लगता है कि वो कोई भी निर्णय आखिर तक नहीं ले पाएंगी। और अब उन्हें कोई बहुत ज्यादा देखिए इस बात की चिंता नहीं रह गई है। उन्हें मुख्य रूप से यह है कि उनके यहाँ छापे ना पड़े, वो सुरक्षित रहें। और बाकी अगर देखिए, अगर उन्हें अपने पार्टी की चिंता होती तो आप याद कीजिए उनके जो सांसद हैं दानिश अली, उनके साथ संसद में क्या नहीं हुआ। लेकिन मायावती ने क्या उस पर कोई रिएक्ट किया? और रिएक्शन उनका ऐसा था मानो वो उनके खिलाफ ही कोई बात कर रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पार्टी की भी रह गई है। उन्होंने मान के चल लिया कि एक संगठन है जो मेरी जेब पे है और उससे बहुत थोड़े से लोग रह जाएंगे। ये शायद हर पार्टी के साथ ऐसा होता होगा, और शायद है भी कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने नेता के साथ आंख मूंद कर चलते हैं। वरना तो अगर कोई वहां पे वाकई समझदार लोगों का एक पूरा का पूरा हुजूम होता, कुछ अच्छे लोग होते, तो आकाश को उत्तराधिकारी चुनने का औचित्य क्या है उनसे ये पूछा जाता। और अगर वो नहीं बता सकती तो उनको कहते कि आप हटिए, इस पार्टी को अब हम चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो पूरी की पूरी तरीके से एक जेबी संगठन हो गया है उनका। सारा संगठन
मायावती की जेब में है और खुद मायावती अपना पूरा का पूरा संगठन लेके एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठ चुकी है। वो इस बात को नहीं जान रही है कि वो कितना बड़ा कलंक अपने साथ ढो रही है। उस कलंक को खत्म करना मायावती के लिए जीते जी बहुत आवश्यक था और एक ये स्वर्णिम अवसर था उनके पास। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती, जीतती हारती क्या होता नहीं पता। हर बार आप जीत और हार के लिए आप चुनाव में नहीं उतरते। मैंने जैसा पहले राउंड में कहा कि कई बार देश आपसे एक निश्चित भूमिका की अपेक्षा करता है। ऐसे में आपको सब कुछ भूलकर उस निर्णय के साथ जाना पड़ता है जिसके साथ आपको देश जाते हुए देखना चाहता है। ये आपका जो दल है आपने नहीं बनाया है, ये काशीराम का बनाया हुआ एक दल है जो आपको सौंप के गए हैं। वो उसको आप उसी तरीके से चलाइए जिस प्रकार से काशीराम चाहते थे या बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों को लेकर आपको चलना चाहिए था। आपने ऐसा रास्ता चुना है कि जिसकी मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि अकेले लड़ने में क्या फायदा है। इससे जो ज्यादा बेहतर ये होता कि सीधे सीधे एनडीए के साथ चली जाती, उनको 2-4 सीटें मिल जाती, क्योंकि अब आप पे तो ठप्पा लग ही चुका है। आप उस ठप्पे को और गाढ़ा करेंगे या आप उस ठप्पे को छुड़ाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरा आप ये भी याद कीजिए कि उनको पहले के जन्मदिन में बड़े बड़े नोटों की माला मिलती थी, वो मिलती ही थी। आपको याद होगा बाकायदे उन्होंने विधायकों की मीटिंग में एक चुनाव के दौरान बता दिया था कि आपको टिकट जब मिलेगा तो आपको इतना इतना परसेंट जो है वो पार्टी को देना पड़ेगा। ये भी एक पुरानी घटना है, कम से कम 15-20 साल पहले की बात है ये। लेकिन उन्होंने कहा हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विधायक हमें पैसे नहीं देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। तो जिस प्रकार से व्यवसायीकरण राजनीति का किया है, ये कोई और पार्टी करती तो मुझे बात समझ में आती। लेकिन बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी जब ये काम करती है तो निश्चित रूप से बड़ा निराशाजनक बात है। और ये मायावती ने किया है, तो मायावती से ऐसे ही किसी निर्णय की अपेक्षा थी। देखिए पीछे कुछ समय से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ चली जाएंगी, लेकिन हमें भी पता है कि राष्ट्र देश इस सबसे परे उनके अपने व्यक्तिगत हित हैं। और केवल अकेले मायावती नहीं है इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ को पहले देखते हैं। और मायावती अपने बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है, अपने उत्तराधिकारी को एक संपन्न पार्टी, एक अच्छे कार्यालय के साथ एक अच्छा पार्टी फोल्ड देकर जाना चाहती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा मेरे दृष्टिकोण से ऐतिहासिक भूल कर रही है मायावती। जी बुशरा जी। अमलेंदु जी जी अमलेंदु जी मायावती एक ऐसी लीडर जिनको लगता था कि वो फ्यूचर की पीएम भी हो सकती हैं। और तीन अगर हम पॉलिटिकल अगर बात करें तीन महिलाओं की तो जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी, इनके नाम लिए जाते थे कि स्ट्रगल से बनी हुई हैं। और मायावती क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से, वहां की वो राजनीति करती नजर आई। लेकिन अभी लग रहा है कि पूरे तरीके से उनकी राजनीति पूरे हाशिए पर है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं, हमने पहले देखा है कि उनका वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रांसफर होता है। अब क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन के लिए भी अभी एक चैलेंज है कि मायावती का जो वोट बैंक है, अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं आती है तो कैसे इंडिया गठबंधन को जाए? क्या इसको लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बना तो बहन जी का जो वोट समझा जाता था वो काफी हद तक जो है वो खिसक चुका है बहन जी से। और काफी कुछ वोट बैंक बहन जी ने अपना खुद जो था वो भारतीय जनता पार्टी में स्वयं खिसका दिया था 2022 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो अब बहन जी का वोट बहन जी के पास कितना है ये बहन जी को मालूम होगा, हमको नहीं मालूम है कितना है उनके पास। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़ जाते हैं और खासतौर से अगर जैसी चर्चाएं चल रही हैं, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत है, कि शायद उनको नगीना सुरक्षित जो है वहां से लड़ाया जा सकता है, बिजनौर सुरक्षित से उनको लड़ाया जा सकता है, अगर इस तरीके की चर्चाएं हैं और इस पे कहीं अंदर काम चल रहा है तो ये। और प्रकाश अंबेडकर उधर शामिल होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। वो उनका कल ही एक ट्वीट था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोंचू कहा और फिर इंडिया गठबंधन के लोगों से कहा कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आपने अभी तक हमें शामिल नहीं किया है लेकिन हम आपके साथ जो सहयोग करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो प्रकाश अंबेडकर भी आकर के अगर यहाँ डटते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अगर यहाँ आते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ जो जाएगा। चूंकि देखिए बहन जी का जो वोटर है वो भी इस बात को समझ चुका है कि बहन जी अब अकेले ना मुख्यमंत्री बन सकती हैं ना प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बहन जी को जाना किसी एक के साथ होगा कुछ भी हासिल करने के लिए, चाहे वो आप भाजपा के साथ जाइए और चाहे आप कांग्रेस के साथ जाइए। इस दो के अलावा बहन जी के पास भी कोई रास्ता नहीं और किसी के पास कोई रास्ता नहीं है।
वह सिर्फ बहन जी की बात नहीं है, जो भी इस देश के अंदर राजनीति करना चाहता है आज की परिस्थितियों में, उसके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। इसलिए जो है ये बहन जी को तय करना है कि वो किस पाले में खड़े होना चाहती हैं। और दूसरी बात ये कि जो आज की परिस्थितियों में कोई नो मैंस लैंड नहीं है, आप या तो फेंस के इस पार हैं या फेंस के उस पार हैं, या तो आप मोदी जी के साथ हैं या आप मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये बहन जी अगर अकेले भी होती हैं तो भी यही समझा जाएगा कि बहन जी जो है वो मोदी जी के साथ खड़ी हैं। तो ये चीजें जो है ये सबके लिए, मतलब जो भी आज इस गठबंधन के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ, वो स्वाभाविक तौर पर यही समझा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ये जनता के बीच एक आम परसेप्शन है, और इसको ना हम तोड़ सकते हैं, ना कोई और तोड़ सकता है, ना बहन जी तोड़ सकती है। ये परसेप्शन बन चुका है अच्छे तरीके से, और लोग भी समझते हैं कि जहां आप देखिए, आप अगर हमारा आप कमेंट बॉक्स, इस समय लाइव कमेंट बॉक्स जो है, तो लोग इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि बहन जी इसका मतलब बीजेपी के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी हुई है। तो यही चीज जो है ये आम लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, और ये आम लोगों के दिल में है कि अगर आप इंडिया के साथ नहीं है, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम दिक्कतों के बावजूद कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा है। सब ये समझ रहे हैं कि 2-3 सीट का अगर नुकसान होता है तो ये नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये आरोप लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और आप एक देश जिस समय नाजुक समय में था, उस समय आपने था वो देश के साथ विश्वासघात किया। तो ये कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो सीटों को लेकर के उनके आपस में विवाद हो सकते हैं, कम ज्यादा कोई मांगता हो, कोई ज्यादा मांगता हो, लेकिन कोई भी इंडिया गठबंधन से बाहर जाने की सोचता हो, ये किसी भी हाल में नहीं है। जहां भी इंडिया गठबंधन के लोग आबादी कहीं समझौते नहीं भी होते हैं, तो वहां भी फ्रेंडली फाइट में जाने की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना, और कि इसको वोट मत देना, उसको वोट मत देना, ये चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को इस बात को समझना चाहिए था। अगर आप अपना भविष्य देख रही हैं, आप अपनी पार्टी का भविष्य देख रही हैं, आप अपने भतीजे का भविष्य देख रही हैं, और यहाँ तक कि अगर आप अपनी पार्टी का भी भविष्य देख रही हैं, तो ये भविष्य आपका आज के दौर में अकेले लड़के या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर सुरक्षित किसी भी हाल में नहीं रह सकता है। बुशरा जी, ये बात समझने की है। बिल्कुल। दीपक जी, सवाल ये है कि अगर मायावती मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट तक भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, ये एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम ये देखें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 का उत्तर प्रदेश में, फिर आप सिचुएशन उत्तर प्रदेश की कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने मायावती बीजेपी को फायदा तो पहुंचाएंगी, पहले भी कर चुकी हैं, कोई हम ये ऐसी कोई बात नहीं बोले जो लोगों को नहीं पता है, ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित बात है। तो ऐसे में फिर इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मान लीजिए अगर मायावती नहीं आती हैं, क्योंकि फिर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो चेयरपर्सन तो बन ही गए हैं, तो एक मैसेज तो पहले ही दे दिया गया है। अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या इसका फायदा हो सकता है, एक साउथ से लेकर क्या पूरे नॉर्थ तक की पूरी सियासत को साधा जा सकता है? देखिए, पहली बात है कि मायावती को अब पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो अकेली लड़ती हैं तो। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती तो उन्हें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई पैसे नहीं मिलने थे। ये बात आप जान लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी उनसे जरूर कहेगी कि आप जितनी अधिक जगह से खड़ी हो सकती है खड़ी हुई है, और आपको पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति कैसे होती है। कम से कम 30 साल 35 साल से तो हम भी राजनीति कवर करते आए हैं, तो हमें पता है, इसको कोई बोलता नहीं है, लेकिन समझ जाते हैं। तो एक तरह से जिस समय वो अकेले खड़े होंगी तो उनको पैसों की कमी नहीं रहेगी। वो शायद हो सकता है सभी जगह 80 जगह से शायद उस अपने उम्मीदवार खड़े कर दें, लेकिन उसमें एक इस अरेंजमेंट के साथ करेंगी कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर को खड़ा करना है, कहां इंडिया के सामने मजबूत को खड़े करना है। इसका जो सीटों का बंटवारा अप्रत्यक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ बैठकर करेंगी। ये बात तो आप तय मानकर चलिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जाती तो उन्हें पता है कि कितनी सीटें मिलती वहां पर, 2, 4, 5, 10 सीटें अगर उन्हें मिल भी जाती तो उससे उनका कुछ गुजारा होना नहीं है। इससे अच्छा तो है कि वो 10 सीटें भी न मिले, लेकिन बाकी तो उनके कम से कम केंद्रीय जांच एजेंसियों से बची रहे। वो जो काफी नाप तोल कर उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा हम भी जानते हैं, क्योंकि जो चीज हम यहाँ बैठकर सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती से कम 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठकर, तो वहां जमीन पर है, वो सब जानती हैं, वर्षों से वो भी पॉलिटिक्स में ही है।
तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय जो लिया है। लेकिन आप जो कह रही कि ऐन वक्त पर अगर वो ऐसा आती है, देखिए ऐन वक्त पर अभी तक तो इंडिया गठबंधन उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आएंगे तो उन्हें कुछ ठीक ठाक वो मिलता, रिस्पॉन्स मिलता, कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता। लेकिन अब अगर वो याचक के रूप में अगर इंडिया के पास जाती है तो उनका कोटा और कम हो सकता है, अड़ंगे लग सकते हैं। बाकी वहां पे जो दूसरे दल हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, कांग्रेस तो शायद कुछ उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करेगी, लेकिन निश्चित रूप से सपा को सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। और सपा जो है, एक बात है, चाहे सपा बसपा दोनों की बात की जाए, सपा इंडिया का मायावती के मुकाबले बेहतर और विश्वसनीय सहयोगी है। अभी तक तो ये साबित हो रहा है, क्योंकि सपा की निर्भरता इंडिया गठबंधन पर अधिक है। मायावती और सपा के बीच अगर इंडिया गठबंधन को चुनाव करना होगा तो स्वाभाविक रूप से वो सपा के साथ, सपा को ही साथ में लेना पसंद करेंगे। मायावती जिस प्रकार से उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है, दरअसल गलती ये कर रही है मायावती कि अपने लोकल इंटरेस्ट को राष्ट्रीय स्तर में मिक्सअप कर रही है, ये गलती कर रही है। देखिए विधानसभा चुनाव के समय आप सोचते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस बात को हम कह रहे हैं कि बी टीम साबित नहीं होने देना है, आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों आए हैं इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन का साथ वो इसलिए दे रहे हैं कि उनके ऊपर भी इतना ही गहरा ठप्पा है जितना गहरा ठप्पा बी टीम होने का मायावती पर है। अरविंद केजरीवाल भी अपना दाग छुड़ाने के लिए आए हैं, कलंक छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। वरना तो कई जगह पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव जब आएगा, अभी बहुत समय है आपके पास, उसके लिए अभी 4 साल बचे हुए हैं। आप तब सपा के साथ अपने जो स्कोर सेटल करते बैठिए। लेकिन मेरा केवल एक ही ये मानना है कि हर वक्त हर व्यक्ति से, हर संगठन से, हर नेता से, हर किसी से, आपसे मुझसे देश एक पर्टिकुलर भूमिका की अपेक्षा करता है, उसमें आपको खरा उतरना पड़ता है। अब अगर वो सोचती है बाद में, असली बात यह कि अब उनको ऑफर कौन करेगा कि आप आइए, अब तो उन्हें मांगने के लिए जाना पड़ेगा, अपना खुद प्रस्ताव लेके जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि आज के बाद तो उन्होंने एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी। अब उनके पास कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास खुश होने के काफी कारण है। इस आज की पत्रकार वार्ता के बाद उन्हें ये डर शायद रहा होगा कि अगर वहां चले जाती है, इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो क्या होगा। लेकिन असली बात यह है कि मायावती एक चीज और भूल रही, जो मैं अंतिम बात कर दूं, जिसका इशारा अमलेंदु जी ने भी कहा कि अब कांग्रेस के पास ही नहीं, केवल पूरे इंडिया गठबंधन के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व है, नाम है, जो मायावती की सीमित जो एक बहुजन फॉलोइंग है उसको वो बुलडोज कर सकते हैं। ये मायावती शायद भूल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ना छोड़ दिया है। मायावती ने, मायावती को ये नहीं पता कि इस समय गोमती से बहुत पानी बह चुका है। अब उन्हें जानना होगा कि मुझे किस तरीके से, कौन सी अभी ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। लंबे समय से मायावती ग्राउंड पर नहीं आई है। आपको याद ही नहीं होगा पिछले कभी उन्होंने कोई बड़ा मोर्चा खोला हो, कभी सड़कों पे आई हो या कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा हो। बहुजनों के आंदोलन भी तमाम समाप्त हो गए। हाथरस, उन्नाव में क्या क्या नहीं हुआ, मायावती कब बोली हम सबको पता है। तो मायावती की दुकानदारी सिमट रही है और बहुत बुरी तरीके से इसलिए सिमट जाएगी, और उसका दोषी और कोई नहीं, स्वयं मायावती होंगी। हो सकता है मायावती को मॉनिटरी कुछ फायदा हो जाए, उनके मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, और अगर उन तक बात पहुंच जाए तो अच्छी बात है कि वो ऐतिहासिक भूल करने जा रही है। ये कलंक जो है बी टीम होने का भारतीय जनता पार्टी का, ये उनके ऊपर और गहरा हो गया है आज के इस निर्णय के बाद। बाकी उनका अपना निर्णय है पुष्कर जी। जी बिल्कुल। और लोगों को लग रहा था कि इस बार मायावती कुछ अलग खेल करेंगी, मायावती शायद इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और अपनी राजनीति को एक नया आयाम देंगी और उस वर्ग के साथ, उस राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़ी हुई वो नजर आएंगी जो राजनीतिक विचारधारा न्याय की बात कर रही है। लेकिन अभी लग रहा है कि वो न्याय के मूड में नजर ही नहीं आ रही हैं। सिर्फ लफ्फाजी एक तरह से मायावती की नजर आती है और वो लफ्फाजी कर निकल जाती हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन अमलेंदु जी, अगर मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही अगर इंडिया गठबंधन में हो तो एक कमान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती हैं। दोनों ने ही बयानबाजी की है और फिर नसीहत भी दी थी मायावती ने। आज तो मायावती ने खैर सारी चीजों पर फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन अगर मान लेते तो मायावती साथ होती भी तो फिर कैसे ये फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो किस तरह नजर आती है और क्या इन फ्यूचर किस तरह की नजर आ सकती है?
देखिए इन फ्यूचर क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अभी भी जो है वो जैसे मैंने कहा है बहन जी बहुत चौंकाती हैं, वो कुछ भी चौंका सकती हैं, वो अलग का मसला है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक हम्म। म्यान में दो तलवारें कैसे रखती हैं, मुझे लगता है कि दोनों तलवारें एक म्यान में रह भी चुकी हैं और उस गठबंधन को अखिलेश यादव ने नहीं तोड़ा है। उस गठबंधन को भी बहन जी ने ही एक दिन आकर के घोषणा कर दी कि हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं, जबकि असली बात यह है कि बहन जी की जो 10 सीटें लोकसभा में हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं होता तो ये 10 सीटें भी थी जो 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में परिणाम आया, वही जो था वो 2019 में भी बहन जी के लिए परिणाम होता। बहन जी से गठबंधन का फायदा सपा को नहीं हुआ, लेकिन सपा से गठबंधन का फायदा बीएसपी को हुआ लोकसभा के चुनाव में। तो आज भी जो है वो जो भी जो प्रयास कर रही होंगी, हो सकता है कि वो उसी तरीके से सोचती होंगी, उसी तरीके से कुछ हो और मुझे ज्यादा हिस्सा जो है इसके अंदर मिले। तो लेकिन आज 2019 वाली भी परिस्थितियां बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं है। देखिए किसी भी दल को अगर जाना है सीट शेयरिंग के लिए, टेबल पे अगर बैठकर बात भी करनी है, तो जमीनी हकीकत क्या है उस पर तो बात करनी होगी और जमीनी हकीकत आपको समझनी पड़ेगी कि आप आज खड़े कहाँ हैं, आज आपकी ताकत क्या है, मतलब आप बार्गेनिंग की किस स्थिति तक हैं, और अगर आपको बार्गेनिंग से बाहर कर दिया जाए तो तब आप कहाँ रहेंगे। तो ये स्थिति आज देखिए, आज ही जो है बयान है, मैं देख रहा था ओम प्रकाश राजभर जो है उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी से सीटें चाहते हैं और बिहार में भी चाहते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो बार्गेनिंग की स्थिति वहां है, ओम प्रकाश राजभर की जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या बहन जी इस स्थिति में आज है कि उस तरीके की बार्गेनिंग कर सकें? मुझे लगता है बहन जी उस बार्गेनिंग की स्थिति में आज नहीं। तो ये जमीनी हकीकत जो है, जो वस्तु स्थिति है, उससे जो है सबको अवगत रहना चाहिए और खासतौर से उस व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए जो किसी जो है कहा जाए कि टेबल पे जो बैठना चाहता है, उसे अपनी चीजों मालूम रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा हिस्सा पकड़ने के चक्कर में और जो है वो जो है वो टूट जाए, वो धड़ाम से आप पीछे गिर जा करके, तो वो स्थिति पैदा ना होने पाए। लेकिन अगर आप ये तय कर चुके हैं कि नहीं आपको अलग ही लड़ना, तो ठीक है, वो उस हिसाब से ठीक। लेकिन अगर आप ये बार्गेनिंग के लिए, प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये फिर जो है वो चीज नुकसान पहुंचाने वाली एक तरीके से होगा। अखिलेश यादव ने देखिए समझदारी दिखाई, उन्होंने अपने एक विधायक को डांट दिया अपनी बैठक में, जब वो विधायक कुछ बात कर रहे थे मायावती जी के लिए, तो डांट दिया कि हमारी सम्मानित नेता है। तो यानी कि अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं कि कहाँ समझदारी दिखानी है। तो जो समझदारी अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, उस समझदारी की तवक्को जो है, आशा जो है, वो बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी से भी की जा सकती है। वो करनी चाहिए थी उनको, जो उन्होंने नहीं एक तरीके से दिखाई। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि बहन जी को शायद इसका एहसास है कि वो बार्गेनिंग टेबल पे उनकी ताकत कमजोर है, वरना बहन जी पत्रकारों के सवालों के जवाब अभी तक नहीं लेती थी। आज बहन जी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ले रही थी, और जब वो अपनी किताब का विमोचन कर रही थी तो एक पत्रकार बीच बीच में उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा भी कि भाई पहले ये तो हो जाने दो, इसका ये काम तो हो जाने दो, और कहा भी कि आप इस किताब से चिढ़ है। तो मतलब इस तरह की बात है। अब बहन जी समझ है कि बार्गेनिंग टेबल पे उनकी ताकत जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है, तो ये बात समझ रही है। मुझे लगता है कि वो कुल मिलाकर के अपने परिवार का इस समय जो है, भविष्य जो है वो उसको उनकी पहली प्राथमिकता है। पार्टी और समाज वो सब इस समय उनकी प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उसको एक तरीके से खुले रूप से स्वीकार कर रही है बुशरा जी। जी, बिल्कुल। और वो ये बता भी रही हैं और बार-बार बता रही हैं, इसमें कुछ ढका-छुपा भी नहीं है अब। लेकिन ये सवाल है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, अगर उन्हें हम देखें तो कमोबेश सभी को ही नोटिस जो है वो ईडी से लेकर सीबीआई और आईटी सबका पहुंचा हुआ है। और ये भी पता है कि किस तरह का दुरुपयोग सरकारी एजेंसीज का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मायावती ही क्यों इतनी डरी हुई हैं और इस डर की वजह से वो अपनी क्या पूरी सियासत को ही खत्म करने जा रही है, एक बड़ा सवाल है सबके जहन में। और आखिर बीजेपी की इतनी चहेती या बीजेपी उनकी इतनी चहेती या वो बीजेपी की इतनी चहेती क्यों बने हुए नजर आ रही हैं, और आखिर वो अकेले लड़कर हासिल क्या करना चाहती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। इंतजार करना होगा कुछ और दिनों का, हो सकता है महीनों का, आखिरी वक्त तक कि क्या मायावती कोई और चाल, कोई और खेल चलती हैं और उसका क्या फायदा नुकसान होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमलेंदु जी और दीपक पाशपोर जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। 4 बजे फिर से आपकी और मेरी मुलाकात होगी नजर और नजरिया में। नमस्कार।